हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन, जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, लाइक ऑलवेज, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। और आपका सवाल है कि आई के इन चारों पार्ट में से आई का कौन सा पार्ट वाइट ऑफ द आई कहलाता है, यानी कि जो हमारी आई में वाइट पार्ट होता है ये इन चारों पार्ट में से कौन सा पार्ट होता है। कमेंट सेक्शन आपका है, इसको वहां पर अटेम्प्ट करें। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। इसके अलावा 10th और 12th से रिलेटेड एमसीक्यूज के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम @रोश स्टडी। और साथ ही साथ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अवर फ्यूचर लेक्चर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन। के पावर ऑफ एकोमोडेशन किसे कहते हैं? तो ये एक एबिलिटी होती है ऑफ द आई, और इसको अगर और पार्टिकुलर वे में बोला जाए तो ये एबिलिटी होती है ऑफ द आई लेंस। आई लेंस जो कि फॉर्म होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल से, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, और आई लेंस अपने शेप को भी चेंज कर सकता है। तो जब आई लेंस अपना शेप चेंज करता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है। और आई बेसिकली फोकल लेंथ को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द फोकस ऑन नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स, ताकि उनकी इमेज बन सके ऑन द रेटिना और जो हमको विजन मिले वो हो एकदम क्रिस्टल क्लियर। नाउ तो इसी को हम एनालाइज करने वाले हैं आगे और डिटेल में। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द आई, जहां पर हमने ये देखा था कि आई में इमेज कैसे फॉर्म करती है। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि जब हम बात कर रहे हैं अबाउट द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आई लेंस है उसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आई लेंस होता है इसका फॉर्मेशन होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल से, जो कि फ्लेक्सिबल होता है और ये अपना शेप चेंज कर सकता है। बिकॉज अगर ये मटेरियल होता हार्ड तो ये हमारी आई को डैमेज कर देता। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये लेंस किस तरीके से अपना शेप चेंज कर रहा है। तो बेसिकली अगर इस टाइम भी जब हम अपने मोबाइल की तरफ देख रहे हैं तो वहां पर भी इसी टाइप का प्रोसेस चल रहा है। अगर अभी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर से नजरें हटाकर किसी दूर रखी हुई चीज पर फोकस करेंगे ना, तो जो आपकी आई के अंदर लेंस है वो भी अपना शेप सेम इसी तरीके से चेंज कर रहा होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर अपने डिवाइस के स्क्रीन पर दिख रहा है। यानी कि इसका अगर मैं आपको और डिटेल्ड एनालिसिस दूं तो इस तरह समझ लिए कि आपकी आई के आगे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है और आपके रेटिना पर वो एक इमेज फॉर्म करती है, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। नाउ अब ये जरूरी थोड़ी है कि हमारी पोजीशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी की भी पोजीशन सेम नहीं रह सकती, फिक्स नहीं रह सकती। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है कि जो ह्यूमन आई है या जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों की पोजीशन तो फिक्स नहीं रह सकती, यानी कि पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। बट पोजीशन चाहे कितनी भी चेंज हो, जो आई का लेंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमेज डिस्टेंस को, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है इसको सेम रखने की। तो इस बात को एंश्योर करने के लिए कि इमेज डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहे, सेम मिले, तो यहाँ पर ये जो लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बिकॉज जरूरी थोड़ी है, चलिए आप ऑब्जेक्ट को ही तो फिक्स कर देंगे लेकिन आपकी पोजीशन तो बार बार चेंज होती रहेगी, चाहे ऑब्जेक्ट दूरी पर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। बट आई यहाँ पर इस बात को एंश्योर करेगी, आपका आई लेंस इस बात को एंश्योर करेगा कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो वो हो ऑन द रेटिना। तो जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के केस में हम देखते हैं वहां पर ये जो सिलियरी मसल होती हैं ये होती हैं एकदम रिलैक्स, ताकि जो फोकस है वो शिफ्ट हो सके ऑन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स।
और इसके लिए हमको फोकल लेंथ चाहिए हाई, जिसके लिए हमको ज़रूरत है जो लेंस का कर्वेचर है इसको कम करने की। तो इसीलिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर जो सिलियरी मसल होती हैं वो एकदम रिलैक्स रहती हैं और हम इसी वजह से फोकस कर पाते हैं ऑन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ अब मान लिए ऑब्जेक्ट ने या आपने किसी ने भी मूव किया थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी जो v है यानी कि जो इमेज डिस्टेंस है ये तो सेम ही रहेगा, बिकॉज अब ऐसा थोड़ी है जो आपकी आई बॉल का डायमीटर है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर जो अब सिलियरी मसल होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट कब होती हैं? जब आप फोकस कर रहे होते हैं एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के बजाय एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर जो आपसे थोड़ी ही मीटर्स की दूरी पर खड़ा हुआ है। तो इस केस में क्योंकि अब आपकी आई करीब के ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रही है, देन यहाँ पर अब फोकस चेंज हो गया और फोकस के अकॉर्डिंग ही फोकल लेंथ भी चेंज होगी, यानी कि जो आपकी आई लेंस का कर्वेचर है वो अब यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। नाउ सपोज कर लिए ऑब्जेक्ट अब आपकी आई के और ज्यादा करीब आ गया है, तो इस केस में अब सिलियरी मसल और कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वो आपकी आई लेंस पर और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसका कर्वेचर और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि उसका फोकस फिर से चेंज हो और वो करीब के ऑब्जेक्ट पर, नियर बाई ऑब्जेक्ट पर फोकस कर पाए। नाउ तो सपोज करिए कि अब ऑब्जेक्ट और ज्यादा करीब आ गया है आपकी आंख के, या आप ऑब्जेक्ट के और ज्यादा करीब चले गए हैं। तो इस केस में आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होगा, या इस बात को आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आईज के बहुत ज्यादा नजदीक रख के देखते हैं तो हमारी आईज एक स्ट्रेस फील करती हैं, बिकॉज उस टाइम पर हम अपने आई लेंस को आउट ऑफ द लिमिट पुश कर रहे होते हैं और ज्यादा वर्कआउट करने के लिए और ज्यादा फोकस करने के लिए, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस हमें फील होता है। इसीलिए हमें किसी भी चीज पर ज्यादा नजर गड़ाकर नहीं देखना चाहिए, उससे हमारी आईज डैमेज होती हैं। और इसका रीजन पता है ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? लो लाइट लेवल्स। लोग अक्सर कम लाइट में जो काम करते हैं उनको ज्यादा फोकस करना पड़ता है अपनी आईज को ऑन द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से उनको बहुत जल्दी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो सारा वक्त सिवाय उस वक्त को छोड़कर जब हम सोते हैं, सारा वक्त हमारी आई के अंदर इसी फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट चलता रहता है, जो कि डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, जैसा कि आपको ये अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो समझ गए आपके पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? इसके साथ ही साथ दो इम्पोर्टेंट चीजें और आपको बताता चलूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है बहुत दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस वहां पर कैसा है? इन्फिनिटी। तो इस केस में जो डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट होता है ये होता है इन्फिनिटी, यानी कि डिस्टिंक्ट विजन हम उस विजन को बोलते हैं जहां तक कि हमारी आईज को फोकस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हम इजीली फोकस कर पाएं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट दूरी पर खड़ा हुआ है, जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लें, अगर कोई आसमान में एरोप्लेन जा रहा है या कोई बर्ड उड़ रही है तो उसको आप क्लियरली देख पाते हैं, बिकॉज उस टाइम पर जो आपकी आई का लेंस होता है ये एकदम रिलैक्स होता है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के केस में जो हमारी आई का फोकस होता है वो होता है एट द इंफिनिटी। देन सेकंड केस क्या है कि अगर कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आपकी आई के करीब है, तो इस केस में तो हमारी आई का जो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है ये होता है 25 सेंटीमीटर। तो उसको फोकस करने में हमारी आई को कोई दिक्कत नहीं होती है। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन 0 एंड 25 सेंटीमीटर, नाउ तो अब हमारी आई को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और अब हमारी आई एक स्ट्रेस फील करेगी। तो ये था पावर ऑफ एकोमोडेशन से रिलेटेड पूरा एनालिसिस। नाउ अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आपका क्वेश्चन था कि इन चारों कंपोनेंट्स में से आई का कौन सा पार्ट वाइट ऑफ द आई कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, स्क्लेरा। तो ये है इस टॉपिक का एंड। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट।
अब आप CBSE 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद अवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम अवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रॉश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।